दोस्तों मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों, गुजरात विधानसभा 2022 के चुनाव बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तूल पकड़ रही है। ऐसे हालात में हर पक्ष जो है अपनी रणनीति को बदल रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी को हमने देखा था कि सबका साथ सबका विकास इस बात को लेकर चली थी, लेकिन इस बात आपने खास देखा होगा कि उन्होंने एक योजना बनाई है कि एक मुसलमान जो है वो 100 मुसलमानों को जोड़ेगा, यानी कि एक पिरामिड बनेगा और पार्टी के साथ कई लोग बड़ी तादाद में जुड़ने वाले हैं। इस तरीके से एक जो है मुहिम चलाई है। तो दोस्तों, ख़ास बात हम यहाँ पर एक ये चीज़ करेंगे कि फ़िलहाल मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं। कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने जो है वो 8 वादे किए हैं, उन 8 वादों पर वचन पत्र देने की बात कही है। जबकि आम आदमी की पार्टी की बात करें तो उन्होंने गारंटी कार्ड शुरू किया है। तो क्या ये सब बातें हैं जो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? पहले तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच अक्सर टक्कर हुआ करती थी। तीसरा मोर्चा कई बार आया लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 3 नहीं लेकिन 4 मोर्चे जो है वो मैदान में आ गए हैं। इसका नतीजा आगे क्या होगा, इन सब बातों के सवालों के जवाब हम लेते हैं खादिम तारापुरी साहब से, जो हिम्मतनगर से बिलोंग करते हैं और एक काफ़ी अच्छे अखबार में लिखने वाले कॉलमिस्ट हैं और कौम के रहबर भी हैं, जो कौम के सामने जब जब मसले आते हैं उनकी कलम जो है वो फ़ौरन ही तूल पकड़ लेती है और उस बात का सॉल्यूशन जो है वो रहनुमाई के साथ करते हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो खासकर सबसे पहले मैं लालपुरी साहब आपसे एक सवाल ये करूँगा मैं कि लालपुरी जो है वो आपका तखल्लुस है, आपका हकीकी नाम क्या है? देखिए, मेरा हकीकी नाम तो वैसे अब्दुल हमीद नाम है मेरा, लेकिन मेरे खादिम लालपुरी के नाम से मुझे लोग जानते हैं। और कहीं पर अगर मेरे गांव से जाकर भी अगर आप पूछें कि भाई अब्दुल हमीद कहाँ रहते हैं तो आपको हो सकता है कोई नहीं बताएगा, आप खादिम कहेंगे तो मेरा खादिम लालपुरी नाम से लोग मुझे जानते और पहचानते भी है। अच्छा हज़रत, उम्र भी आपकी काफ़ी है, आप कितने सालों से ये जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हो कौम के ताल्लुक से? देखिए कि मैं करीबन 40 साल से ये खिदमत के लिए लोग मुझे पूरा गुजरात जानता है, उलमाए किराम जानते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि मैं किस तरह से इस बारे में मैं काम कर रहा हूँ और इसी वजह से लोग मुझे खादिम लालपुरी से ही जानते हैं। खादिम नाम जो है आपका इसीलिए पड़ा जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं मौजूदा चुनावी हालात की। जी। फिलहाल जो सियासी हालात हैं उनमें आपने अक्सर नोट किया होगा इस बात को। जी। जिस तरीके से मैंने 4 बातें बताई, भारतीय जनता पार्टी वो विकास की बात कर रही थी, लेकिन फिलहाल उसने अपना मुद्दा बदल दिया है। अभी उसने इस तरीके से किया है, फ़ौरन ही उसने अभी एक कदम और भी उठाया, जिस तरीके से हज कमेटी की रचना कर दी गई और साथ ही वक्फ बोर्ड उसको बना दिया गया और एक मुसलमानों के लिए हमदर्दी कि एक मुसलमान जो है वो 10 को 100 को अपने दोस्त बनाएगा और वो जो 100 हैं वो और 100 लोगों को अपने दोस्त बनाएंगे। तो इसके पीछे का गणित आपको क्या लगता है? देखिए कि मैं आपको बताऊं कि जब जब ये इलेक्शन आने का मामला होता है तो उसमें आप जानते हैं कि कई तरीके से करीब करने की जो कोशिश हो रही है और सबका साथ सबका विकास का जो मामला था उसका, तो आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिए सबका साथ सबके विकास में कोई मुद्दा नहीं रहा उनका। वो तो हमेशा माइनॉरिटीज़ को इसी अंदाज से वो टालते रहे। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है वो मुसलमान है। अब जबकि इलेक्शन का टाइम आया तो अब किसी तरह उनको करीब करना ये उनका एक मनोभाव। तो इसलिए आपने जो बात बताई कि भाई वो अपने वक्फ बोर्ड में आपने जो बात बताई, तो अब वो वक्फ बोर्ड तो अब तो ऐसे ही बना हुआ था अभी तक तो, लेकिन अब जानते हैं
कि ये इलेक्शन के आने की वजह से वक्फ बोर्ड को वो क्या नाम इस अंदाज से वो करने पड़े उनको। तो ये चीज़ें जब के सामने आती है तो उनको ये उम्मीद है कि हो सकता है उनको। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इन इलेक्शनों में उनका एक ये हिसाब रहता है कि सामने वाले को अगर उनके 2 या 3% वोट अगर तोड़ दिए जाते हैं तो या जो अपने क्या नाम चाहते हैं वो अपनी मुराद पूरी हो जाती है। इसलिए इन चीज़ को आगे रख कर कि भाई अगर इसमें से 2% भी अगर वोट टूट जाए तो हमारा जो कैंडिडेट है वो जीत जाएगा। तो इस नज़र से ये लोग ये सब कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उसने जिस तरीके गारंटी कार्ड देना शुरू किया है और हमने देखा है कि कई जो औरतें हैं खासकर वो लंबी लंबी कतारों में लगी हुई है, अपने मोबाइल नंबर भी दे रही है, उन्हें कार्ड बना के दिए जा रहे हैं। तो केजरीवाल की जानिब से जो कहा गया है मुफ्त बिजली वगैरह की जो सहूलतें हैं दी गई है, क्या वो जिसका कार्ड नहीं होगा उसे नहीं फ्राहम की जाए, उसे नहीं दी जाएगी? ये देखिए मैं आपको बताऊं कि आज तक तो आप जानते हैं कि गुजरात में करीब 2 ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों पार्टियां तक रही। कुछ पार्टियां आई और चली गई, लेकिन वो इस्तेकामत नहीं पकड़ सकी। और क्या नाम इस बार अपने यहाँ ये 2 पार्टियां जो अभी इस कोशिश में है, जबकि इलेक्शन आया, ये तो एक तो अपने ओबीसी जी की IMM पार्टी जो है और इंडिया मजलिस इत्तेहाद, हाँ जी, और ये आम आदमी पार्टी जो है वो क्या नाम वो तालुका और ज़िला के इलेक्शनों में वो कुछ अपने बीच डाले थे उन्होंने। और डालने के बाद में अब ये क्या नाम गुजरात में फिर से इन क्या नाम इलेक्शनों में फिर से ये अपनी बात जो है वो शुरू कर दी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो आम आदमी पार्टी की जो आपने बात की, तो आपकी कार्ड की बात कर रहे हैं कि भाई गारंटी कार्ड ये दे रहे हैं, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, आरोग्य मुफ्त, ये जो चीज़ें हैं हेल्थ के बारे में और कई ये। और इसके साथ साथ में देखिए आप है कि जितनी भी दूसरी कम्युनिटियां हैं उनके जो मसाइल है, यहाँ तक कि वकीलों पर बुलाकर उनकी जो बातें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मसले हैं, उसके बारे में भी उन्होंने वकीलों से बात की है। आदिवासी एरियाओं में जाकर उनसे भी उनके मसाइल के बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे क्या नाम हमारी माइनॉरिटी मुसलमान जो है बराबर, तो उनको सबके साथ में जब ये बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि किसी मुसलमान के जो बड़े लोग हैं बराबर, उनको कभी बोला कर उनसे बात नहीं करते हैं कि भाई तुम्हारे मसाइल। हालांकि सबसे ज़्यादा मसाइल जो है गुजरात के अंदर या पूरे इंडिया में समझिए तो सबसे बड़े मसाइल है तो मुसलमानों के बराबर, लेकिन उसके बारे में कोई बात मान लो कि ये करना नहीं चाहते। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, मैं गारंटी कार्ड की बात आपको बाद में बताऊँगा, पहले मैं बुनियादी बात बता दूँ कि आप उन्होंने जितनी भी यहाँ सभाएँ की या जितनी भी मजलिसें की, उनके स्टेज पर आप मुझे बताइए कि एक भी मुसलमान उनके स्टेज पर था, आप बताइए मुझे। हालांकि उनके आपके कार्यकर्ता मुस्लिम कुछ नौजवान भी है, लेकिन उनको बुलाकर भी वो स्टेज पर क्या नाम नहीं बुला रहे बराबर। और पूरी तरीके से मुस्लिम मसाइल माइनॉरिटीज़ के जो है उसके ऊपर वो सीधा एक पर्दा डाल के चल रहे हैं बराबर। मैं तो ये कहता हूँ कि जबकि वो अपनों को माइनॉरिटीज़ को जबकि वो नहीं बुलाना चाहते, तो मैं उनसे ये खिताब करके कहता हूँ कि आप क्यों जाते हैं जबकि वो नहीं चाहते हैं, आप क्यों जाते हैं मुस्लिम कैंडिडेट? बिल्कुल। और देखिए कि अब ये तो देखते हैं कि भाई अपने कितने मुस्लिम कैंडिडेट को अपने ये पार्टी जो है अवार्ड दे रही है। आप गारंटी कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि देखिए कि मैं ऊपर से आपको एक बात बताऊंगा कि जबकि दिल्ली का मामला हुआ और क्या नाम जबकि कोरोना का मसला था, तो आप देखते हैं कि कोरोना में वो अपने एक मतलब कि तबलीगी जमात जो है उसके बारे में उन्होंने उनके सामने क्या एक्शन दिए और ये कहा कि भाई सबसे ज़्यादा अगर कोरोना फैलाने वाले केजरीवाल जी ने कि ये लोग थे, और जबकि उनके केस हुआ उनके ऊपर तो ये उनके इशारों से ही उनके ऊपर केस किया गया। दूसरी बात आपको बताऊं कि ये शाहीन बाग वाला मामला, हालांकि वो समझिए कि वो सेक्युलर मामला था और वो किस लिए क्या नाम और हिंदू हमारी बिरादरियाँ
वहाँ पर जाया करती थी, उनसे जो हो सका वो उनके लिए किया करती थी शाहीन बाग में। लेकिन ये केजरीवाल ने एक कदम वहाँ पर नहीं रखा है। तीसरी बात बताऊं, जहाँ दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो कम्युनल राइट्स हुआ, तो आप बताइए कि आज तक वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के जो लोग उनको मारा गया, उनको उनकी मिलकतों को जला दिया गया, आपने उनके लिए क्या सहायता की है, यह पहले बताइए। ऊपर से आपको ये कह देना चाहता हूँ कि ये गारंटी कार्ड, अभी आपने जो पूछा मुझसे, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि ये गारंटी कार्ड, अरे भाई गारंटी कार्ड तो तभी काम आ सकते हैं जबकि वो उसकी सरकार यहाँ पर बने, लेकिन उसकी इम्कान है ही नहीं कि वो गुजरात में क्या नाम वो सरकार बना सके। जबकि सरकार ही नहीं बना सकती तो गारंटी कार्ड लेने से क्या फायदा, क्या, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। नहीं है तो गारंटी कार्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा साहब, यहाँ पर एक बात हम और कर रहे हैं कि खासकर और इंडिया मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन के आने के बाद मुसलमान जो है वो पसोपेश में है, क्योंकि पहले अक्सर हम देखा करते थे कि पंजाब यानी कि कांग्रेस को मुसलमान जो है वो अपनी पार्टी समझकर वोट दिया करते थे, लेकिन इस मरतबा कांग्रेस ने भी जो है वो एक वचन पत्र 8 मुद्दों का जो कार्यक्रम है राहुल गांधी की तरफ से, उसका एक वचन पत्र जाहिर किया है। लेकिन अवाम इस पसोपेश में है कि किस तरफ जाए, असदुद्दीन अवैसी की तरफ या फिर गुजरात के जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनकी जानिब जाए। इस पर आप खास क्या कहेंगे? जी देखिए, बात खुली है और खुली किताब है। वो लोग जानते हैं कि आपने इसके बारे में, आपने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन अभी गुजरा है, आपने देखा होगा। बिल्कुल। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि तमाम पढ़ा लिखा हिंदुस्तान का मुसलमान ये जानता है कि इससे मुसलमानों को नुकसान है या फ़ायदा है। आप देखिए कि अभी जो इलेक्शन गए उत्तर प्रदेश के, तो उसके अंदर आपने देखा कि वो मुसलमानों को 100 एमपीओ को वहाँ पर टिकट दी गई थी। हालांकि तमाम तंजीमों ने, तमाम उलमाओं ने मिलकर इस बारे में उनसे बात की थी कि भाई ऐसे नाजुक हालत में आप ये न करें तो अच्छा है, लेकिन उनका हमेशा एक ही मुद्दा रहा है। मैं आपको बताऊं कि मुसलमान के सामने ही मुसलमान को खड़ा करने का। अगर आप अहमदाबाद की बात करते हैं तो दूसरे ये 3 हमारे जो एमएलए अभी चल रहे हैं बराबर, वो 3 एमएलए को छोड़कर वो किसी और जगह भी आपने मुसलमान टिकट दे सकते हैं। वो तीनों जगहों पर क्यों, आखिर क्या बात है कि भाई ये हमारा, आपको मैंने बताया कि भाई ये वहाँ पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने 100 टिकटें मुसलमानों को वहाँ पर दी। आपने देखा होगा कि 98 जो है उम्मीदवार, उन्होंने डिपॉजिट घुमाई है। एक उम्मीदवार उसमें ऐसा है कि जिसने वो डिपॉजिट घुमाने से वो बच गया है, हारा तो है ही वो। तो यानी किसी सीट पे कामयाबी नहीं मिली, नहीं, और न मिलने की उम्मीद है, न मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने ओवैसी साहब बैरिस्टर और पढ़े लिखे हैं और मिल्लत की हमदर्दी करने वाले हैं, लेकिन ये उनकी उल्टी गंगा क्यों चल रही है, वो हर अक्लमंद और होशियार आदमी से ये चीज़ बारे समझ में नहीं आ रही उनकी। मैं तो उनसे ये कहता हूँ कि आप अपना मैनिफेस्टो जाहिर करते हैं ना। आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप यहाँ पर भी गुजरात में भी अगर आप सीटें खड़ी करना चाहते हैं, तो पहले अपना मैनिफेस्टो जो है बराबर, अपना ढंढेरा है जो आउट करें ना भाई। आप किस मुद्दों को लाना, किन मुद्दों को लाना चाहते हैं और उसमें मुसलमानों की क्या भलाई है, ये आप पहले जाहिर करते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मुसलमानों को नुकसान करने के सिवा इसमें दूसरी कोई बात नहीं है। जबकि मुसलमान के सामने मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा तो क्या हालत होगी। यहीं पर गुजरात की बात जो आपने मुझे कहा, आपने पूछा कि गुजरात में क्या हमारे 3 एमएलए। देखिए, मैं आपको जबकि एक बात आपने पूछी है तो मैं आपको बताऊं कि अपने पहले 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा करते थे गुजरात से मुसलमानों के, आज देखिए अपने उस पर 0 है, 0 है अपने, एक भी अपना। तो ऊपर के बाद अब नीचे आइए, अपने 3 एमएलए, और ये 3 एमएलए अगर ये बात होगी कि उनके सामने मुसलमान ही कैंडिडेट खड़े कर दिए जाएंगे तो वो क्या हालत होगी कि भाई वो ये चाहते हैं, बीजेपी चाहती है और बीजेपी ने ये कई बार ये बात कही है
कि हमको मुस्लिम मुक्त विधानसभा। अच्छा, ये बात भी कही है कि कुछ गंगा जल से हमको जो है, हाँ, उसको हम साफ करेंगे, बराबर। तो इस चीज को जब सामने ये हालात हमारे हैं और इस चीज को जो ये बीजेपी चाहती है कि इनसे इनको हमारी विधानसभा को गुजरात की विधानसभा को हम उससे पाक कर दें, गंगा जल से उसको धो दें, बराबर। जबकि ये चीज लेके चलती है तो जनाब मोहतरम ओवैसी साहब, क्या नाम, ये आकर यहाँ क्या करना चाहते हैं? वो समझ से बाहर बात है कि उनका कोई चूंटी ढंडरा, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, वो आखिर मुसलमानों के लिए क्या करना चाहते हैं वो पहली बात समझा रहे। तो जाहिर बात है कि अगर जो ये काम अगर यहाँ होगा तो हमारी ये जो 3 MLA हैं, बराबर, वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आपने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में या लोकसभा में अपने जो 3 रहा करते थे, यहाँ पर ये 3 हैं, अगर ये निकल जाएंगे क्या रहेगा? तो वो मुसलमानों के मसाइल जो है, जो उसको सोल्व करना है, उनके सामने लड़कर इस बात को मनवाना है, बराबर, और पिसक रहे हैं, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएंगे। तो क्या हालत होगी? यानी मुसलमानों की मुस्लिम सियासत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ऊपर से भी ख़त्म होगी, नीचे से भी ख़त्म होगी, बराबर। ये तो सीधी बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि दूसरी चौपड़ी में यानी अभ्यास करने वाला लड़का, अपने पढ़ने वाला लड़का, वो समझ सकता है कि भाई ये करने से क्या होगा, लेकिन ये जनाब मोहतरम बैरिस्टर होकर उनको ये बात नहीं समझ में आ रही, या उनके साथ में जो इनको क्या नाम जुड़े हुए हैं वो लोग भी इस बात को समझते नहीं है। तो मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मामला है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या करना चाहते हैं आके, कि मुसलमानों के भलाई के लिए काम। एक चीज़ और साहब, इसमें खासकर देखा जाएगा जिससे कि आपने जो अवैसी साहब के ढंढेरे की बात की कि क्या करना चाहते हैं, तो असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना ये है कि हम जो है वो संविधान को बचाना चाहते हैं। अब ये बात कहाँ तक लागू होती है? देखिए, संविधान को बचाने की बात, ये जो लोग, ये ओवैसी साहब जो सियासत लेकर चल रहे हैं, आप मुझे बताइए, या कोई पढ़ा लिखा हुआ आदमी मुझे बताए कि इससे अपने संविधान को कैसे बताया जा सकता है? संविधान को बचाना है तो वो उसकी पूरे भारत के एतबार से यहाँ पर उसके लिए एक मूवमेंट होनी चाहिए, बराबर। जो मैं कहता हूँ कि संविधान को बचाने के लिए वो गैर सियासी होनी चाहिए, सियासी नहीं होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि उसको संविधान को बचाना है तो वो तो मिलकर पूरी को, तो ये इस सियासत से क्या मुसलमान जुड़कर ये बात को, संविधान को बचाएंगे? हो ही नहीं सकता, नामुमकिन बात है, बराबर। तो ये जो बात कह रहे हैं वो भी समझ से बाहर है बात। अच्छा, इसके पहले देखा जाए कि खासकर महानगर पालिका की हम बात करें या कुछ नगर पालिका की बात करें, उनमें जो मजलिस को कामयाबी मिली थी जी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के जो कैंडिडेट जीत कर आए थे, उसे हम क्या कहेंगे कि अवैसी साहब की स्पीच का जादू था या फिर शुरुआती दौर था, जज्बाती मुसलमानों ने जिता कर लाया? आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मैं सदैव से देख रहा हूँ कि इन्होंने अपनी तकरीरों में और अपने बयानों में, बराबर, पहले मैं उनसे जब भी इनके लोगों ने मेरे साथ में बात की तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, आप उनसे कहिए कि पहले आप अपनी पार्टी का नाम जो है ना वो सेक्युलर कर दें। आप अपनी पार्टी का नाम जो है वो सेक्युलर कर दें, बराबर। और अगर आपकी पार्टी, तो जितनी भी सेक्युलर पार्टियां हैं वो आपके साथ में जुड़ेगी और जुड़कर जो आप चाहते हैं, नेक इरादा अगर रखते हैं, बराबर, तो हो सकता है कि वो चीज़ अमल में आए। लेकिन पहले बात है कि अपनी पार्टी को पहले सेक्युलर नाम देना पड़ेगा, वरना तो मैं आपको उसकी याद दहानी कराऊं कि अपने हिंदुस्तान के जब 2 टुकड़े हुए तो उस वक्त मुस्लिम लीग का जो रोल था, बराबर, आज मैं उसकी याद दहानी करा रहा हूँ कि उसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इससे मुल्क का क्या हुआ, मुसलमानों का क्या हुआ, और आज बढ़कर हम लोग की
क्या मुसीबतें अपने झेल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने बताई, मैं भूलूंगा नहीं और इधर से उधर बात नहीं करूँगा कि आपने कहा कि भाई अपने वहाँ पर जो कॉरपोरेशन की जो इलेक्शन थे उसमें जहाँ जहाँ पर भी टिकटें दिए उनको दी, और लेकिन आप वो उस वक्त की बात जबकि वो इलेक्शन में जीत कर आए उनकी पार्टी के नाम से, बराबर। तो आज मैं उनको पूछूंगा कि आपसे भी पूछता हूँ या इससे भी कहता हूँ कि आप आज उनकी हालत क्या है, आप गोधरा में देखिए, आप मोड़ासा में देखिए, तो भाई वो आज किस हालत में। तो इससे जो है सिवाय नुकसान के और कोई चीज़ नहीं है, और कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। और हर जिसको जी अक्ल है, जिसने अल्लाह ने नेक समझ दी है, बराबर, वो सभी जानते हैं कि इसके नुकसान के सिवा फ़ायदा तो कोई दिख ही नहीं रहा। तो ये बयानात देकर अपने क्या नाम इन लोगों को मौका दे रहे हैं। मैं आपको पूछूं कि एक बात अगर आपसे पूछ लूं कि भाई यूपी के इलेक्शन में उनके सामने एक मामला जो आया कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुआ, बराबर। अगर आज ओबीसी, तो उसके बाद में क्या हुआ, अगर आज ओबीसी साहब से पूछ लिया जाए कि वो आपकी गाड़ी पर जो फायरिंग हुआ था, बराबर, तो उसके बाद में तो फिर क्या हुआ कुछ मालूम नहीं, उस केस का क्या हुआ बताइए आप। कि देखिए कि ये उन ख्यालातों को लेकर आप जानते हैं कि अपने बीजेपी जो अपने ख्यालात को लेकर चलती है उसमें डिवाइडिंग रोल जो अदा करना वो जो है वो हिंदुस्तान के भारत के तमाम मुसलमानों के लिए तकलीफदेह बात है, बराबर। उससे दरगुजर करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप उससे तौबा कर लें तो अच्छी बात है। जबकि ऐसी बात है कि जबकि सियासी तौर पर मुसलमानों का वजूद गुजरात से जब पूरा हो रहा है, तो ऐसी बात में तो ये कोई भी आदमी सोचेगा कि ये चीज़ न होनी चाहिए। उसके लिए अपना उलट से अपने जहन में दूसरी चीज़ों को लाकर उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक आम बात है और हर दिल में क्या नाम ये निस्बत रखने वाला आदमी इस बात को ही लेकर चलेगा। लेकिन अब ये क्यों उल्टी गंगा बह रही है वो मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर नहीं, लेकिन जितने भी अपने पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ जिम्मेदार लोग हैं, गांव के रहबर जो है, जितनी भी NGOs है वगैरह, सभी जानते हैं कि ये चीज़ नुकसान के सिवा फ़ायदा तो है ही नहीं उसमें। और मिल्लत का इसमें क्या फ़ायदा रहता है, बराबर उसको मुकद्दम रखकर या उनको चलना चाहिए और इस बात को सोचकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जज्बात से कोई बात के क्या नाम नतीजे नहीं आ रहे, बल्कि उससे बिगाड़ी आ रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए रजौली साहब। जी जी। तो दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन अंदाज में खादिम लालपरी साहब ने हमें मुसलमानों को ख़ास इस बात पर बताया कि जज्बात से काम ना लें और आने वाले 2022 के चुनाव में सोच समझकर इस तरीके से वोट दें कि मिल्लत को नुकसान ना पहुँचे। तो मैं मज़हर शेख, कैमरामैन खुर्शीद शेख के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे इलेक्शन के ताल्लुक़ से किसी और हस्ती से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।